मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा के सेक्टर 18 में नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। अथॉरिटी ने डीएलएफ मॉल के पास बने अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया है। मॉल के पास बने नर्सरी और कैंटीन को भी तोड़ा गया है और आरोप के मुताबिक लोगों ने करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से यहां कब्जा कर रखा था। कब्जाधारी लोगों ने अथॉरिटी की कार्रवाई का विरोध भी किया। लोगों का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट में है तो बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की खबर मिलने पर बड़ी संख्या में किसान डीएलएफ मॉल के पास पहुंचे और किसानों का कहना है कि वो अथॉरिटी के खिलाफ अब धरना देंगे। तो नोएडा की बेहद प्राइम और पॉश लोकेशन सेक्टर 18 के डीएलएफ मॉल के पास से अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाया है। आपको बता दें, आरोप है कि यहां पर कई अवैध निर्माण अथॉरिटी की करोड़ों की जमीन पर बनाए गए हैं, जिसमें एक नर्सरी भी शामिल है, उसको भी तोड़ा गया है। कुछ और अतिक्रमण के हिस्सों को भी ढाया गया है, जिससे वहां लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि ये केस हाईकोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में बुलडोजर एक्शन कैसे हो सकता है। किसान वहां पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि अब वो अथॉरिटी के खिलाफ धरना देंगे। लेकिन इस बीच प्रशासन के बुलडोजर के एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीएलएफ मॉल के पास बनी नर्सरी और कुछ अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है। बुलडोजर के माध्यम से उनको डिमोलिश किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर वर्षों से नर्सरी बनी हुई थी और बहुत सारी दुकानें और कुछ और कंस्ट्रक्शन भी यहां पर किया गया था। उधर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की नहीं बल्कि बालिग है। उसने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। ऐसे में अब बृजभूषण पर से पॉक्सो की धारा हट सकती है। तो बृजभूषण शरण सिंह पर से पॉक्सो की धारा हट सकती है, क्योंकि जिस नाबालिग रेसलर ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के बृजभूषण शरण सिंह पर, कहा जा रहा है कि उसने अपनी उम्र 2 साल ज्यादा बताई, वो बालिग है। ऐसे में पॉक्सो की धारा हट सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण से संबंधित। जिस रेसलर ने खुद को नाबालिग बताकर ये आरोप लगाए थे उसने अपनी उम्र 2 साल कम बताई है, वो बालिग है, तो ऐसे में पॉक्सो की धारा हट सकती है। दिल्ली पुलिस के सोर्सेस के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है। उधर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में अपने पैतृक आवास पर समर्थकों से मुलाकात की। संसद ने समर्थकों और प्रयागराज हाईकोर्ट से आए वकीलों से मुलाकात की। अयोध्या में होने वाले जन चेतना रैली की तैयारियों को लेकर सांसद ने लोगों से मुलाकात की है और भारी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात नहीं की। वकीलों ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं और उन पर लगाए सारे आरोप निराधार हैं। वकीलों ने आरोप लगाया कि बृजभूषण के बहाने बीजेपी को घेरना चाहती है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने कल हरिद्वार में गंगा नदी में मेडल बहाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में खाप और किसान पंचायतों के समझाने पर वो मान गए और मेडल को गंगा में प्रवाहित नहीं किया। जांचे चले, सांसद जी ने नार्को टेस्ट को भी राजी की, हो गए हैं वो। भाई ये भी करें अपना, बजरंग पुनिया करें अपना, और इन लोगों के जो हस्बैंड हैं ये करें। और पालीवाल जैसे माननीय सांसद जी को गुंडा कह रहे हैं, ये कोई तो देखिए सभ्य भाषा प्रयोग है नहीं। मतलब आप जज हो गए, सारी कोर्ट कचहरी हो गए, मतलब ये सब बंद कर दिया जाए, उनको दोषित है। और रही बात आगे, जो स्वाति मलिवान जी हैं वो तो आप लोग सुने होंगे, अपने पिताजी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। तो जब वो अपने पिता के नहीं होगी तो माननीय सांसद जी की क्या होगी? जांच तो हो ही रही ना, जांच हो रही है तो आप जांच का सहयोग करिए। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम योगी की सिंचाई विभाग के साथ एक अहम बैठक की खबर है। बैठक को लेकर बात कर रहे हैं सीएम योगी। बाढ़ को लेकर प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग जानकारी दे रहे हैं। बैठक में तीनों ईएनसी भी मौजूद है। नहरों की सफाई को लेकर 15 जून तक का समय दिया गया है। बाढ़ बचाव कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए जा सकते हैं। सिंचाई विभाग की एक अहम बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। संकेत मिश्रा से इस पर अपडेट लेते हैं। संकेत, बताइए इस बैठक में और कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ में बैठक ले रहे हैं और उसमें बैठक में सिंचाई विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर बाढ़ राहत से जुड़े तमाम कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और यही नहीं,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि 15 जून तक बाढ़ से बचाव के सभी इंतजाम कर लिए जाएं और जो अमूमन शिकायतें आती थी कि भारी बारिश के चलते तमाम नदियां जो बाढ़ राहत से जुड़े हुए काम नहीं हो पाते थे, ऐसी इस बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर गंभीर हैं। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक सिंचाई विभाग की आज बुलाई है और ये बैठक चल रही है। इसमें अफसरों से वो फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर जो अभियान चल रहे हैं वो किस स्तर पर पहुंचे हैं और इनको 15 जून तक जो कार्य योजना है उस पर मंथन किया जा रहा है कि 15 जून तक किस तरह से पूरी होगी और एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि 15 जून तक सभी काम पूरे करा लिए जाएं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। 15 जून की डेडलाइन दी गई है कि तब तक सारे काम पूरे करा लिए जाएं। सिंचाई विभाग की यह बैठक इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, अमित शाह को क्यों दर्द हो रहा है? मंदिर तो बन रहा है ना आपका। बीजेपी लोगों को अब तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी कहती है ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। ओवैसी ने निशाना साधा है और ये बातें कही हैं। अच्छा, अगर मेरे हाथ में तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपये मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो। उधर ग्रेटर नोएडा में एक और ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। यहां पर 30 किलो 900 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। रिमांड पर लिए आरोपी की निशानदेही पर थाना बीटा 2 क्षेत्र में रेड के दौरान एमडीएमए और ड्रग्स का रॉ मटेरियल केमिकल भी बरामद किया गया है। ये जो पिछली ड्रग बस्ट में हम लोगों के अभियुक्त पकड़े गए थे, उनको रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई। गहराई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा इस प्रमाइस का उद्घाटन किया गया और उनके निशानदेही पर इसकी कल छापामारी करके इसको रिकवर किया गया है। यहाँ से लगभग 30 किलो 900 ग्राम बना हुआ प्योरेस्ट मेथ एमडीएमए ड्रग रिकवर हुआ है। अप्लायंसेस पूरी 2 मंजिल पर फैक्ट्री रन करते हुए पाई गई है और रॉ मटेरियल भी भारी मात्रा में सीज किए गए हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ करेगी और पूछताछ के लिए एसआईटी को कोर्ट से अनुमति भी मिल गई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ कर सकती है। एसआईटी ने पहले भी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 5 दिनों की कस्टडी रिमांड लेकर शूटर से पूछताछ की थी, लेकिन कई सवालों के जवाब एसआईटी को अब तक नहीं मिले। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर शूटर से एक बार फिर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोर्ट से भी एसआईटी ने अनुमति ले ली है और एसआईटी की अनुमति मिलने के बाद ही जल्द अब एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों शूटर से पूछताछ करेगी। दरअसल कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक एसआईटी को नहीं मिले हैं। खासतौर पर इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के पीछे कौन शख्स है। इसके साथ ही साथ तुर्की की जिस पिस्टल, जिगाना और गिरसान से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई, आखिर उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है। इसके साथ ही साथ सनी सिंह, जिसको मुख्य साजिशकर्ता एसआईटी अपनी जांच में मान रही है, उसने किस तरह से अपने दूसरे साथियों के साथ संपर्क किया, हालांकि वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। इस सवाल के भी जवाब तलाशेगी। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में हत्या से पहले के 2 सीसीटीवी सामने आए हैं। साक्षी 2 मिनट पहले वारदात वाली जगह की तरफ जाती हुई देखी गई है। इसमें वो अकेले ही जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें साक्षी सफेद टी शर्ट पहने नजर आ रही है और थोड़ी डरी हुई भी दिख रही है। आपको बता दें, शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के युवक ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे और बाद में पत्थर से कुचलकर उसे मार डाला था। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के 2 नए सीसीटीवी भी सामने आए हैं। हत्या से 3 मिनट पहले का भी वीडियो है जिसमें साक्षी जाते हुए दिख रही है। सफेद रंग की टी शर्ट में लड़की नजर आ रही है जो कि अकेले ही जा रही है, उसके साथ कोई नहीं है। उसके बाद एक वीडियो रात 8:43 का है जिसमें भी आप देख सकते हैं वहां पर
आसपास चहल पहल नजर आ रही है, साक्षी भी दिख रही है, बाकायदा मार्क करके हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर बेरहमी से हत्या हो जाती है। इस सीसीटीवी फुटेज को पूरे देश ने देखा और उसके बाद लगातार मांग उठ रही है कि हत्या आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उधर दिल्ली मर्डर केस में अब आपको सुनाते हैं साहिल और साक्षी के बीच हुई आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग। चौथे बदमाश है क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश है क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश है क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? आगे बढ़ते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ करेगी। और पूछताछ के लिए एसआईटी को कोर्ट से अनुमति भी मिल गई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जल्द एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर तीनों हत्या आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। एसआईटी ने पहले भी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 5 दिनों की कस्टडी रिमांड लेकर शूटर से पूछताछ की थी, लेकिन कई सवालों के जवाब एसआईटी को अब तक नहीं मिल सके हैं। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सुल्तानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्र के 9 वर्ष पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी आज से महाजन संपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत हम लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। उधर मथुरा के मेयर को कांग्रेस पार्षद के गोद में उठाने का मामला सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता विनोद अग्रवाल अपने दल बल के साथ यमुना नदी के घाटों पर निगम की ओर से किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन नाव से उतरने के बाद पैरों में चप्पल होने और घाट पर यमुना जल होने के चलते मेयर कुछ असहज हो गए। ये देख मौके पर मौजूद कांग्रेस के पार्षद संतोष पाठक ने उन्हें गोद में उठाकर नाव से नीचे उतारा और थोड़ी दूर तक ले गए। उधर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मूर्तियां दबी होने के दावे पर आगरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दरअसल 4 नोटिस में सिर्फ 2 नोटिस शामिल हुए। कोर्ट ने अमीन से नोटिस के मामले में रिपोर्ट मांगी है और दूसरे पक्ष से कोई पैरोकार नहीं आया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडे ने 11 मई को कोर्ट में याचिका दाखिल की। नोटिस 4 आदमियों को नोटिस इशू करे थे, जिसमें 2 के इशू हुए, 2 के अभी जो है नहीं हो पाए, जिसको आज जज साहब ने दोबारा पुनः करा है और सर्वे अमीन के लिए जो है 11 जुलाई डेट नियत की है। जिसमें हम लोगों ने अपनी पूरी बात रखी। जो 4 लोगों को नोटिस न्यायालय से जारी हुआ था, तो उसमें 2 लोगों का डिस्चार्ज, 2 लोगों को सर्विस हो गया है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर से पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी थी, तो कंप्यूटर की डिटेल उनको दाखिल की, तो 2 लोगों पर तामीला उन्होंने मान लिया जज साहब ने। अब 2 लोग रह जाते हैं, एक तो मथुरा जन्मभूमि ट्रस्ट और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। उन दोनों के लिए तामील संबंध आज हम लोग दोबारा से दाखिल करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो 11C का प्रार्थना पत्र था उस जामा मस्जिद के सर्वे के लिए, तो उस सर्वे वाले प्रार्थना पत्र को निस्तारण के लिए जज साहब ने 11 जुलाई तारीख तय की है। और यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18